हेलो बच्चों आज ना हम लोग क्लास 7th का चैप्टर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है ना वो चैप्टर नंबर 10 है क्लास 7 में। अलजेब्रा के बारे में हमने क्लास 6 में भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और इसको चैप्टर को भी करेंगे। चलिए, तो अलजेब्रा क्या होता है बच्चों? अलजेब्रा अलजेब्रा जो होते हैं ना मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ में डील करते हैं। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अलजेब्रा में दो चीजें आती हैं। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो होते हैं ना ये नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स। और ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स। कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसे वैल्यूज जो कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं है, क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो फिक्स होगी। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करती जाए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताओ क्या होता है, तो आपने बोला कि अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अगर हमने इस साइड को x ले लिया तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x। ठीक है, तो देखिए ये 4 क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट। ये वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होगी। जब भी आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालोगे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये x क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ साइड। और ये लेंथ ऑफ साइड क्या होगी? हमारे हिसाब से वो चेंज होती रहेगी। अगर हमने x को 2 सेंटीमीटर लिया है तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर। अगर हमने x को 3 सेंटीमीटर लिया है तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो ना, x की वैल्यू ना चेंज हो रही है। तो जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल होता है और जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो कांस्टेंट होता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में सबसे पहले हमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना वो कॉम्बिनेशंस होते हैं टर्म्स के। किसके? टर्म्स के। और ये टर्म्स क्या होते हैं? तो टर्म्स होते हैं बच्चों जब प्लस और माइनस साइन के साथ में कांस्टेंट और वेरिएबल अटैच्ड हो। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 2x प्लस 4y। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया एक लीनियर इक्वेशन का, 2x प्लस 4y। तो देखिए ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, 4 क्या है? कांस्टेंट है, y क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और देखिए इसके बीच में कौन सा साइन आ रहा? प्लस। और ये जो प्लस साइन है इसने दिए इधर वाले टर्म को और इधर वाले टर्म को जोड़ करके रखा हुआ है। तो ये जो है ना ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। टर्म क्या होते हैं? तो टर्म्स होते हैं ये द डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस। अलग अलग पार्ट्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के जो प्लस और माइनस के साथ जुड़े होते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस 4z। अब आप देखिए ये प्लस और ये प्लस से जुड़े हुए कितने टर्म्स है यहाँ पे? यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स। अगर मैंने लिख दिया 2x वाई प्लस जेड प्लस 4, इसमें भी देखिए 1 2 3 टर्म्स हो गए। अगर मैंने लिख दिया 2x प्लस 3z, यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए। यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स। तो टर्म्स आप समझ गए। टर्म्स वो जो पार्ट होते हैं ना जो प्लस माइनस के साथ जुड़े होते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स। ठीक है, अब ना अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो अलग अलग टर्म्स के हिसाब से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को नाम देते हैं। अगर वन टर्म है, अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वन टर्म है तो हम इसको मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। इसकी एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने x लिख दिया या 10x लिख दिया। ठीक है, या हमने 10xy लिख दिया या 20z स्क्वायर लिख दिया। ये सब एक ही टर्म है, सब में एक ही टर्म है, सिंगल सिंगल टर्म है। तो ये सारे मोनोमियल हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल में ना बच्चों 2 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म्स होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई,
देखिए इसमें दो टर्म है, 1 2, हमने लिख दिया 2x प्लस 3y, इसमें भी दो टर्म है, हमने लिख दिया 10 प्लस 5z, इसमें भी दो टर्म है। तो जब दो टर्म्स होते हैं किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। तो आपको समझ आ गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में प्लस माइनस से जुड़े हुए टर्म्स होते हैं और उसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में जो ऑपरेशन होता है वो प्लस और माइनस से जुड़ा होता है और उसको हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, और वो 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स हैं तो मोर देन 3 टर्म्स है तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स, तो इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, या हमें लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3z, इसमें भी देखिए 1 2 3, प्लस माइनस कोई भी साइन से जो जुड़ा होता है वो टर्म्स होता है। ठीक है, तो आप समझ गए टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फैक्टर्स पे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो देखिए फैक्टर्स किसको बोलते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। मैंने अगर लिख दिया 2xy प्लस 3z, तो इसमें देखिए दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, देयर आर 2 टर्म। कितने टर्म्स हो गए इसमें, टर्म्स हो गए 2xy और दूसरा 3z, तो इसमें दो टर्म हो गए, ये दोनों टर्म है। अब बच्चों इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, ये 2xy है ना, 2xy के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये 2xy के फैक्टर हो गए। 3z के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू जेड। तो जो जो नंबर उस टर्म में मल्टीप्लाइड होता है ना वो उसके फैक्टर्स होते हैं, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर समझ गया। अब हम आते हैं कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट क्या होते हैं, मान लो मैंने लिख दिया 2xy और आपसे बोलेगा बताओ यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है, तो जो नंबर होता है ना वो न्यूमेरिक कोफिशिएंट होता है। न्यूमेरिक कोफिशिएंट मतलब कौन सा नंबर उस टर्म में मल्टीप्लाइड है, और बाकी के जो हो गए ना वो भी कोफिशिएंट है। अगर आपसे यहाँ पे पूछता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर आपसे पूछता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है, इस एक्स को बंद कर देना है और जो बच गया 2y ये लिख देना है। अगर आपसे कहता है कोफिशिएंट ऑफ y, तो y को छोड़कर बाकी जो दो नंबर है वो इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। अगर आपसे कहता है कोफिशिएंट ऑफ xy, तो xy को छोड़ के जो नंबर है वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल्स, जो उस टर्म जो उसके फैक्टर्स के साथ मल्टीपल्स है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हम कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, अ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। जिसके कोई फैक्टर नहीं होते ना वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया 10, तो 10 क्या है, 10 खुद ही अपना ही फैक्टर है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म का मतलब ही होता है कि उसमें आपका जो वैल्यू है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज अपने बुक में, एक्सरसाइज 10.1। ओके, लेट अस कम टू एक्सरसाइज 10.1 क्लास 7। ओके, तो बच्चों देखो हमें इतने तो समझ आ गई कि अब हम आराम से 10.1 को कर सकते हैं। गेट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। आपको क्या करना है, ये जो आपका एक सिचुएशन या एक लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना है। जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, मतलब y में से आप z को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना y में से z को सब्ट्रैक्ट कर दो तो y माइनस z। ठीक है, ये बन गया सब्ट्रैक्शन ऑफ, कह रहे z को y से सब्ट्रैक्ट करो इसलिए y पहले आएगा z बाद में। आप क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y यानी y में से z को सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए y माइनस z। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर x एंड y, x और y का 1/2, तो सम ऑफ नंबर x एंड y इसका मतलब x प्लस y और 1/2 मतलब उसका हाफ, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा x प्लस वाई बाई 2।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द नंबर z मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, z को खुद से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो z को जब आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा, z इंटू जेड दैट इज z स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये है 1/4 ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q का प्रोडक्ट लेना है और फिर उसका 1/4, तो हम p और q का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, pq और उसका 1/4 यानी 1/4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, x और y को पहले स्क्वायर करना है और फिर ऐड करना है, तो नंबर x एंड y, तो x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो कह रहा है नंबर x एंड y स्क्वायर्ड एंड एडेड, तो x का स्क्वायर पहले निकाल लो, फिर y का स्क्वायर निकालो, दोनों को प्लस कर दो तो हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, ठीक है। 5 को आप ऐड कर रहे हो किसने, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ mn, तो प्रोडक्ट mn मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स प्रोडक्ट mn मतलब 3mn, और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, 5 को ऐड कर रहे हो, तो ये हो गया 5 प्लस 3mn, ठीक है। आप ना क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से पढ़ना, आपको सब समझ आ जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, थोड़ा समझ के पढ़ना है। नंबर 5 एडेड टू, यानी 5 को ऐड कर रहे हो आप 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, तो प्रोडक्ट ऑफ m n क्या हो जाएगा, m और n का प्रोडक्ट m n हो जाएगा, उसका 3 टाइम्स 3mn हो जाएगा और 5 को इसमें ऐड करना है, समझ आई बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता हमसे कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z subtracted from 10, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z subtracted from 10, यानी 10 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसको, yz के प्रोडक्ट को, सो 10 माइनस yz, देखो प्रोडक्ट ऑफ y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, फ्रॉम जब भी आए तो वो नंबर पहले आएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ए और बी का सम लेना है और उसके प्रोडक्ट से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए और बी का सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी, तो कह रहा है प्रोडक्ट में से सम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका हो जाएगा दिस वन, प्रोडक्ट इज ए बी एंड सम इज ए प्लस बी, बीच में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके बच्चों, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है, ये देखिए, आइडेंटिफाई द टर्म देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपके एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको इसमें से टर्म्स को अलग करना है और फिर उनके फैक्टर्स को बताना है, तो कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म, कितने टर्म्स से पहले ये बताने हैं, कौन कौन से टर्म्स से बताने हैं, और फिर उन टर्म्स के जो फैक्टर्स है वो भी बताने, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट में है x माइनस 3, तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें माइनस से सेपरेटेड है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो कितने टर्म्स हो गए, आपके टर्म्स हो जाएंगे 2, कितने टर्म्स हो जाएंगे 2। हम ना इसको थोड़ा टेबल बना के भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे बना दो, ऐसे करके बना दो, और एक टर्म, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है ना, एक टर्म को हमने यहाँ लिख दिया, एक टर्म को हमने यहाँ लिख दिया। बच्चों याद रखना, अगर माइनस है ना आगे तो आपको टर्म के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स, एक्स का फैक्टर तो एक्स ही हो जाएगा ना, और -3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, -3 खुद ही एक नंबर है, तो -3 का फैक्टर भी -1 हो गया, तो इसके फैक्टर सेम ही रहेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों देखो इसमें कितने टर्म्स है, पहले हम टर्म्स देखते हैं, 1 2 3, जो प्लस माइनस से सेपरेटेड होते हैं वो टर्म्स होते हैं, तो हमारे 3 टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके 3 बार ऐसे बनाएंगे और तीनों टर्म्स को हम अलग अलग कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये 1 का तो फैक्टर 1 ही हो जाएगा और x तो खुद ही अकेला ही है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ये फैक्टर है, ठीक है। चलिए हम आते हैं सी पार्ट पे, हमारा सी पार्ट है, ये देखिए y माइनस वाई क्यूब, ठीक है, y माइनस वाई क्यूब, इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्सप्रेशन y माइनस वाई क्यूब, उसके बाद ऐसे करके हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर्स है ना इसके, इसमें 2 टर्म्स देखिए, पहले हम टर्म्स देख लेते हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 2 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म मेरा y है और दूसरा टर्म माइनस, जब भी हो ना तो माइनस के साथ उस टर्म को हमें लिखना है, तो y का फैक्टर तो y हो जाएगा ना, y का क्या फैक्टर होगा y,
और देखिए माइनस वाई का पावर 3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, -1, और वाई 3 टाइम्स है ना, तो हमें 3 बार वाई लिखना पड़ेगा ऐसे, -1 वाई 3, तो -वाई 3 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू वाई 3, तो -1 यहाँ हो गया, ठीक है, और फिर y3 मतलब 3 टाइम्स वाई, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए -1 और वाई 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 3 बार वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी कहता है हमारा कि एक्स वाई प्लस 2x² y², ये हमारे, तो देखो बच्चों दो टर्म्स है इसमें, एक ये वाला टर्म हो गया और एक ये वाला टर्म हो गया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को हमें क्या करना है, फैक्टर्स भी बताने हैं, तो पहले आप दो टर्म बना दें ऐसे करके, एक्स वाई, यहाँ पे लिखते हैं 2x² y²। अब एक्स वाई का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, और 2x² का फैक्टर क्या होगा, यहाँ से 2 आएगा, x² का x और x आएगा, y² का y और y आएगा, ठीक है। तो 2 आ गया, x² में 2x है तो 2 बार x लिखना पड़ेगा, y² में 2y है तो 2 बार y लिखना पड़ेगा। तो ये सारे जो नीचे वाले टर्म्स है ना, ये इसके फैक्टर्स है, ठीक है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि PQ प्लस Q, PQ प्लस Q, ये है आपका क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें भी दो टर्म है ना, PQ इधर और Q इधर, तो हम फिर से इसको ऐसे पहले टर्म्स को अलग कर देंगे, यहाँ पे हम PQ लिख देंगे, यहाँ पे Q लिख देंगे। अब PQ में देखिए क्या क्या चीज़ है, PQ में है P इंटू Q, तो P और Q अकेला है तो Q को छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा F 1.2a 1.2ab minus 2.4b plus 3.6a. This is our question number 7. 1.2ab minus 2.4b plus 3.6a, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम कर देते हैं, वैसे इसके भी हम पहले फैक्टर्स निकाल देते हैं। इसमें बच्चों देखो कितने टर्म्स हैं, पहले आपको देखना पड़ेगा। टर्म्स देखिए, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, तो 3 टर्म्स हैं आपके पास में। यहाँ पे हो गया 1.2ab, दूसरा हो गया -2.4b, और तीसरा हो गया 3.6a, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर हो गया इसका, इसमें इसका फैक्टर हो गया 1.2, फिर इसका फैक्टर a और b, इसके फैक्टर्स देखिए -2.4 और b, इसके फैक्टर्स देखिए 3.6 और a। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 10.1, ठीक है। इसमें और भी पार्ट्स हैं आगे शायद, तो देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इसमें जी पार्ट भी है, 3/4x प्लस 1/4, ठीक है, 3/4x प्लस 1/4, और ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, छोड़ना नहीं है ना इसे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर जी, 3/4x प्लस 1/4। इसके भी टर्म्स अलग कर दीजिए, इसमें दो टर्म है, देख लीजिए आप। टर्म्स हमेशा याद रखिएगा कि प्लस माइनस से जो जुड़े होते हैं ना वो टर्म्स होते हैं। तो हो गया 3/4x और यहाँ पे 1/4, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3/4 और इसके हो जाएंगे x, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, वही रहेगा जो इसमें है, ठीक है। अब हमारा इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर एच है। क्वेश्चन नंबर एच कहता है कि 0.1 p² प्लस 0.2 q²। तो इसमें भी आप पहले टर्म्स देख लें, दो टर्म है, एक ये और एक ये। सो दिस इज अ बाइनोमियल, दो टर्म वाले एक्सप्रेशंस को हम बाइनोमियल कहते हैं। इसके भी टर्म्स को पहले अलग कर देंगे और उसके फैक्टर्स लिख देंगे हम, 0.2 q²। इसके फैक्टर्स बच्चों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.1 और ये p² यानी p 2 बार, और ये 0.2 q² यानी q इंटू q, 0.2 q² था, 0.2 q और q। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड।